everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ये टॉपिक जो है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस ने रिलीज किया है उस क्वेश्चन बैंक के जो टॉपिक है, उस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं दिए हुए उसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जो क्वेश्चन बैंक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस ने जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये आंसर्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर भी करना होगा, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक से ही आने वाले हैं। ये तो स्टेट बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। यदि क्वेश्चन बैंक में आप सबसे पहला वाला जो ये है नोटिफिकेशन वो पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक से ही ऐसे के ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ये कंपलसरी नहीं होगा। इसलिए आप ये जो क्वेश्चन बैंक है ऑफकोर्स वो प्रिपेयर तो करें ही, उसके साथ साथ मेरे वन शॉट या क्विक रिवीजन वाले वीडियोस देखें जिससे आप एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट इस टॉपिक से वो है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? तो वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता चलता है मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम्स कंटेन 4 ब्राविस लैटिसेस। इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसको 4 ब्राविस लैटिसेस होते हैं? वो है ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। तो इसकी 4 ब्राविस लैटिसेस इस तरह से हैं। पहला है सिंपल और प्रिमिटिव, दूसरा है फेस सेंटर्ड, ओके, दैट इज फेस सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और चौथा है बेस सेंटर। तो ऑर्थोरोम्बिक के जो है 4 ब्राविस लैटिसेस है, सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड बेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड होते हैं? 6 स्फीयर से। तो याद रखिए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्लियरली दिया है, ऐसा एक 3 स्फीयर है और इसके ही ऊपर वापस 3 स्फीयर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ये हुआ आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये एक्चुअली आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है जो सराउंडेड है बाय 6 स्फीयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एमॉर्फस सॉलिड। तो इनमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड है? तो यस करेक्ट, वो टार है, क्योंकि बाकी सब जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। नेक्स्ट a paired cation anion vacancy is called। तो जो paired cation anion vacancy है जहां एक साथ cation और anion दोनों जो है वैकेंसी क्रिएट करते हैं उसे कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? उसे कहते हैं शॉर्टके डिफेक्ट। नेक्स्ट द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम का पहले हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने जो एक्चुअली एटम्स प्रेजेंट है। तो ये जो सिंपल क्यूबिक है उसके हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, क्योंकि उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा है कि हैज एटम्स एट इट्स 8 कॉर्नर। तो कितने टोटल एटम्स होते हैं? बट आपको यहाँ रिमेंबर करना है कि हर एक कॉर्नर पे सिर्फ 1/8 एटम होता है। 1/8 एटम प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पे, इसलिए टोटल 1 एटम ही होता है सिंपल क्यूबिक में, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन क्रिस्टल
lattice formed by primitive unit cell, the space occupied by particle is. प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब सिंपल यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल, तो उसका आंसर है 52.4%। तो ये आपको याद ही करना होगा कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एससीपी लैटिस इन 3 डायमेंशन इज। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर इन एससीपी लैटिस। तो यहाँ आंसर 12 है, उन्होंने आंसर 6 दिया है बट यहाँ आंसर 12 है, क्योंकि जो एक पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हो एससीपी में, सपोज मैं ये पार्टिकल स्टडी कर रही हूँ, तो वो अपने ही लेयर में वो 6 से सराउंडेड होता है, 6 पार्टिकल से, फिर 3 पार्टिकल ऊपर होते हैं और 3 पार्टिकल नीचे, इसलिए टोटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 ना कि 6। नेक्स्ट, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट X and Y and crystallizes as BCC। तो उन्होंने क्या कहा है, एक कंपाउंड है जो BCC की तरह क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो पहले BCC का जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले जिससे आपको समझ जाए। तो ये है BCC का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 1 2 3। तो BCC में क्या होता है, सारे 8 कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होते हैं, साथ में एक पार्टिकल सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने कहा है 2 एलिमेंट से बना है X और Y। X प्रेजेंट है सारे कॉर्नर्स पे, तो ये जो है वो है मेरा X जो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और Y प्रेजेंट है सेंटर पे, तो ये है जो मेरा Y जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो X कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है मतलब 1/8 into 8, क्योंकि कॉर्नर्स में सिर्फ 1/8 पार्टिकल होता है, दैट इज 1। तो X इज 1 और बाई सेंटर में प्रेजेंट है जो सिर्फ 1 है, तो Y भी 1। तो फॉर्मूला एज टोटल हुआ XY, इसलिए यहाँ आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। सोडियम कैसे क्रिस्टलाइज होता है BCC स्ट्रक्चर, इस तरह से। इफ एज लेंथ इज दिस मच, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज। एज लेंथ मतलब A गिवन। तो R इज इक्वल टू, BCC के लिए याद रखें, ये BCC के लिए R इज इक्वल टू √3a/4। √3/4 को डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 0.4330A। तो आपको A पता है, दैट इज 0.433 इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁻8, और यदि आप इसे सॉल्व कर लो तो आंसर मिलेगा ऑप्शन A, दैट इज 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको इफेक्ट ऑफ डेंसिटी बताना है कोई भी सब्सटेंस के लिए इन फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में देयर इज डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ये देखिए, नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज होल। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी आयन पूरे क्रिस्टल लैटिस से एज अ होल मिसिंग नहीं होता। यदि आयन मिसिंग नहीं है तो उसके वॉल्यूम या मास में कोई फर्क नहीं है, इसलिए जो फ्रैंकल डिफेक्ट में वो सब्सटेंस का डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि कोई आयन मिसिंग नहीं है इसलिए मास और वॉल्यूम में चेंज नहीं है, इसलिए डेंसिटी भी अनचेंज है। नेक्स्ट, नेम द ब्राविस लैटिसेस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ब्राविस लैटिसेस होते हैं, वो होता है सिंपल या फिर प्रिमिटिव। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, दोनों वन एंड द सेम। नेक्स्ट, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंसेस जहां पे ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और वो वीकली रिपेल्ड हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब एक ये ध्यान रखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक्चुअली डिलेटेड सिलेबस का पार्ट है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप इसको इग्नोर करें क्योंकि ये डिलेटेड सिलेबस का पार्ट है और आपके क्वेश्चन बैंक में डिलेटेड सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप उसे इग्नोर करें। नेक्स्ट है गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ एससीपी एंड सीसीपी क्रिस्टल लैटिसेस। तो दोनों के एक प्रॉपर्टी आपको कॉमन प्रॉपर्टी देना है, तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो एससीपी का
या सीसीपी का स्फीयर हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। नेक्स्ट, राइट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो आपको अब एफसीसी यूनिट सेल के लिए बताना है, तो यहाँ याद रखें R इज इक्वल टू √2 into A, जिसे आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो R इज इक्वल टू A/2√2। तो R इज इक्वल टू A/2√2, ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन द रेडियस एंड द एज लेंथ इन एफसीसी यूनिट सेल। नेक्स्ट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो ये है डायग्राम फॉर बीसीसी यूनिट सेल, जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करके आपको दिखाया था अभी। देखिए ये वाला डायग्राम, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो इजी है, या फिर ये वाला। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज n/2। तो अब नंबर ऑफ एटम्स क्रिस्टल में दिया हुआ है n/2, और आपको बताना है कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे। तो याद रखें ये बात कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो टेट्राहाइड्रल वॉइड 2n फॉर्म होते हैं। फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2n। सो फॉर n/2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होंगे? n। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, फॉर n पार्टिकल टेट्राहाइड्रल वॉइड 2n होते हैं, फॉर n/2 पार्टिकल टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होंगे, ये पूछा है ना उन्होंने। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n/2 into 2n डिवाइड बाई n, करेक्ट। अब 2 कैंसल, एक n कैंसल, तो कितना बचा? n। इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड फॉर n/2 नंबर ऑफ पार्टिकल इज n। नेक्स्ट, गिव परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी। तो बीसीसी में जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर होता है वो होता है 68%। अब आपको एम्प्टी स्पेस पूछा है उन्होंने, तो आपको 100 माइनस 68 करना होगा, दैट इज 32% होता है एम्प्टी स्पेस या वॉइड। नेक्स्ट, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज दिस मच, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो उन्होंने क्या कहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब पूरा इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, पूरा इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इतना। अब उन्होंने पूछा है कितना वॉल्यूम है इसमें जो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो याद रखें, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.36% जो है टोटल स्पेस पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यदि आपका क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसका वॉल्यूम 100 है, 100% है, तो उसमें कितना स्पेस आपका पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा? 52.36%। बट अब वॉल्यूम कितना है? 6.817 इंटू 10⁻⁻²3, इतना वॉल्यूम है। तो इसके लिए आपका पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6.817 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 52.36 डिवाइड बाई 100, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3.57 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 3.57 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 100% के लिए इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो इतने के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स आर फॉर्म इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग एससीपी स्ट्रक्चर। तो इतना मतलब एससीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कितना? 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड। तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो याद रखें, यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं? n। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए n ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं। तो पहले आपको 0.5 मोल कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है। तो 0.5 इंटू आवागार्डोस नंबर करोगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा, दैट इज 0.5 इंटू 6.23 इंटू 10⁻⁻23। इससे मल्टीप्लाई कीजिए
तो आपको मिल जाता है आवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 3.1 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी क्या होंगे? दैट इज सेम 3.1 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स को डिस्टिंग्विश कीजिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3 डायमेंशन। एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होता है, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सिमेट्रिकल होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड अनसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड मोर रिजिड होते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। एमॉर्फस सॉलिड लेस रिजिड होते हैं और उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है। यदि एग्जांपल देना हो क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो कोई भी मेटल दे दीजिए, कॉपर, आयरन, लेड। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, पाउडर, ओके, तार, ये सब एमॉर्फस सॉलिड्स है। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड। तो पहला है लेड। तो मैंने बताया मेटल है इसलिए ऑफ कोर्स मेटालिक सॉलिड है। MgF2, तो ये जो होता है वो ऐसे प्रेजेंट Mg2 प्लस प्लस 2F माइनस, 2 आयंस है इसलिए आयोनिक सॉलिड। SO2 में जो है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म है इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वार्ट्ज जिसे SiO2 कहते हैं वो है कोवैलेंट सॉलिड। तो इस तरह से आपने चारों सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल इस तरह का दिखता है। उसके हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है और उसके हर एक फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट होता है। तो हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है इसलिए 1/8 into 8 दैट इज 1 एटम इन कॉर्नर्स। ठीक है, उसके हर एक फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट होता है तो हाफ 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो इंटू 6 दैट इज 3। तो 3 एटम ऑन फेसेस, इसलिए टोटल एटम कितने हो गए? टोटल एटम हुआ 3 + 1 दैट इज टोटल 4 एटम्स। तो एक FCC यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। तो आपको वैकेंसी डिफेक्ट एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। तो ये है आपका डायग्राम जिसमें आप सारे पार्टिकल्स को अरेंज कर लीजिए और 2 वैकेंट स्पेस यहाँ और यहाँ कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, तो हो गया वैकेंसी। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब क्रिस्टलाइजेशन होता है सॉलिड का तो कोई पार्टिकल जो है अपने रेगुलर साइड से मिस हो जाते हैं क्रिस्टलाटाइस में। तो सपोज ये पूरा एक क्रिस्टलाटाइस है, उसके रेगुलर साइड से यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ से एक पार्टिकल मिसिंग है और ये जो मिसिंग पार्टिकल है वो एक्चुअली वैकेंसी क्रिएट कर देता है क्रिस्टलाटाइस में। और सम ऑफ द क्रिस्टलाटाइस जो है वो वैकेंट रह जाते हैं और ये वैकेंट क्यों रह जाते हैं? क्योंकि मिसिंग ऑफ द पार्टिकल, ये दोनों साइड से कुछ पार्टिकल मिसिंग है इसलिए वहां पे वैकेंसी रह गई है, क्रिस्टलाटाइस वैकेंट है और इस तरह के क्रिस्टल को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्योंकि वहां पे वैकेंट स्पेस होता है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल in 0.3 gram of species having density this much and unit cell age length this much। तो अभी आपके पास क्या दिया? कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर 0.3 ग्राम। तो आपका जो x है यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले ना आप गिवन लिखिएगा ऐसे करके। तो आपका x कितना है? 0.3 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी दैट इज रो कितना है? 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ मतलब a कितना है? 3.25 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपके पास सब कुछ है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल।
तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू x मतलब 0.3 डिवाइड बाय रो दैट इज 8.5 इनटू a क्यूब दैट इज 3.25 इनटू 10 रेज टू माइनस 8 क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर यहां मिल जाएगा 1.03 into 10 raised to 21. 1.03 into 10 raised to 21. So number of particles in 0.3 gram of species is 1.03 into 10 raised to 21 particles. Next, a compound crystallizes in BCC structure. What is unit cell age length if diameter is this much? तो अब उन्होंने क्या दिया है आपको, डायमीटर दिया है 120 पिकोमीटर। तो डायमीटर है गिवन, ठीक है, डायमीटर क्या है 120 पिकोमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60 पिकोमीटर। ये हो गया आपका रेडियस। आपका स्ट्रक्चर क्या है बीसीसी। तो बीसीसी के लिए आर और ए का रिलेशनशिप है आर इज इक्वल टू √3a/4। ये बीसीसी के लिए रिलेशनशिप है जिस जो है 0.4330 इंटू ए। तो आपको पूछा क्या है उन्होंने, व्हाट इज द यूनिट एज लेंथ, ठीक है। देयरफॉर एज लेंथ ए पूछा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 0.4330 विच इज इक्वल टू आर मतलब 60 है डिवाइड बाय 0.4330। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 138.6 पिकोमीटर। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशिएंसी और बीसीसी लैटाइस। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो पहले ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा, उसमें 3 स्फीयर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 3 स्फीयर से देख सकते हो आप क्लियरली, 1 2 3 स्फीयर ड्रॉ कीजिए और फिर जो स्फीयर्स ड्रॉ कर लिया आपने उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल्स जनरेट हो रहे हैं। तो आपको उसको यूज करके रेडियस ऑफ स्फीयर या पार्टिकल फाइंड आउट करना है। फॉर ट्रायंगल FED, तो आपका ये ट्रायंगल है FED, तो FED ट्रायंगल के लिए एंगल FED ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, दैट इज ये वाला जो डायगोनल है FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। बट आपका FD स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू होता है FE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। बट ये क्यूब है तो ये भी, ये लेंथ FE A हुआ और FDE लेंथ भी A हुआ, इसलिए FD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। अब फॉर ट्रायंगल AFD, AFD, ठीक है, AFD ये वाले ट्रायंगल के लिए अब हम देख रहे हैं। एंगल ADF ये जो एंगल है वापस 90 डिग्री है, इसलिए AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। AD मतलब A हुआ A स्क्वायर, FD अभी हमने कैलकुलेट किया, FD इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, therefore AF स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो AF स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस क्या है 3A स्क्वायर, therefore AF इक्वल्स टू √3A, ठीक है। therefore AF इक्वल्स टू 4R। AF क्या है 4R, ये दिया हुआ है। AF क्या होता है 4R, क्योंकि देखिए 4R कैसे मैं बताती हूँ। 3 स्फीयर है यहाँ पे, तो ये वाला स्फीयर का, ये पहले हम लोग पूरा क्लीन कर लेते हैं, मतलब फिर आपको ठीक से दिखाई देगा। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो R हुआ, ये डिस्टेंस वापस नेक्स्ट रेडियस R, ये नेक्स्ट डिस्टेंस R और ये नेक्स्ट डिस्टेंस R। 3 स्फीयर है ना, R R R, तो ये कितना हुआ टोटल 4R। तो AF क्या है आपको पता है 4R, बट AF आपने क्या कैलकुलेट किया है √3A, therefore 4R इक्वल्स टू √3A, therefore R इक्वल्स टू √3/4A। तो ये हो गया आपका R और A का रिलेशनशिप, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अब स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो आर का वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब की जगह अब लिखोगे आप √3 डिवाइड बाई 4a क्यूब। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √3 पाई a क्यूब डिवाइड बाई 16। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, अभी एक ही पार्टिकल का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया। अब आपको जितने भी बीसीसी से पार्टिकल होते हैं उन सबके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है बीसीसी में 2 पार्टिकल होते हैं, तो दो पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम, इसलिए 2 का क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे 2 इंटू √3 पाई a क्यूब डिवाइड बाई 16। अब ये 2 और ये 8 कट, ये 16 कट, तो ये हो जाएगा √3 पाई a क्यूब बाई a। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी। अब पैकिंग इफिशिएंसी, तो पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है, इतना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 68%। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी इज 68%। तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो डायग्राम भी ड्रॉ करना भूलिए मत। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एससीपी स्ट्रक्चर हाउ आर स्फीयर्स इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स अरेंज्ड। तो एससीपी स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेयर में जो स्फीयर्स अरेंज होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से ऐसे अटैच होके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के स्पेस में यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर में, तो इस सेकेंड लेयर में जो 2 डायमेंशनल लेयर्स हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है बनाते हैं। तो स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर जो है वो प्लेस होते हैं फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो जो ये फर्स्ट लेयर है, आप देख सकते हो रेड कलर का जो फर्स्ट लेयर है उसके जो ये डिप्रेशंस है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डिप्रेशंस है, इन डिप्रेशंस के बीच में सेकेंड लेयर का जो स्फीयर्स है वो फिट होते हैं। तो सपोज आपका फर्स्ट लेयर है वो ए है, तो आपका सेकेंड लेयर क्या हो जाएगा बी। तो सेकेंड लेयर इस तरह से फिट होगा फर्स्ट लेयर पे कि वो एक लेयर के स्फीयर्स के डिप्रेशन में जाके उसके बी लेयर के स्फीयर्स फिट हो। तो फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर बी है। अब यदि थर्ड लेयर को आपको अरेंज करना है उस पे, तो थर्ड लेयर आपके स्फीयर के ऐसे अरेंज होंगे कि वो फर्स्ट लेयर के बराबर हो। तो सपोज ये वाला लेयर फर्स्ट लेयर है, बी वाला लेयर लाइट ब्लू वाला जो है उसके फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जाके फिट हुआ है, और जो थर्ड लेयर है यहाँ पे, ये थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जैसा ही अरेंज होता है। इसलिए यदि फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर ऑब्वियसली बी है क्योंकि उसके डिप्रेशन में फिट हुआ अलग है, और थर्ड लेयर वापस फर्स्ट लेयर जैसा ही अरेंज होता है इसलिए ए है। इसलिए यहाँ पे पैटर्न बनता है ए बी टाइप, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और ये दिखता है मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक में। नेक्स्ट है a substance crystallizes in FCC structure. The unit cell age length is this much. Calculate the molar mass of substance if density is this much. देखिए अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको हमेशा एग्जाम में गिवन लिखना है। तो यूनिट एज लेंथ दिया हुआ है दैट इज ए, ठीक है, तो 367.8 पिकोमीटर, बट डेंसिटी तो सेंटीमीटर में है, तो इस पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 367.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो पिकोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। डेंसिटी दैट इज रो आपको दिया हुआ है, रो दिया हुआ है 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका पार्टिकल एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसलिए आपको स्मॉल एन भी पता है। स्मॉल एन फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर इज 4, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर एफसीसी इज 4। तो अब आपको सब कुछ पता है। Avogadro's number Na that is 6.023 into 10⁻23। तो अब आपके पास सब कुछ है। अब आपको फाइंड आउट करना है मोलर मास m। तो आपका फॉर्मूला है m इक्वल्स टू रो इंटू ए क्यूब इंटू Na डिवाइड बाय स्मॉल n। अब इसे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। रो है 21.5 इंटू ए क्यूब है 367.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब
into Avogadro's number 6.023 into 10⁻23 divide by स्मॉल एंड दैट इज 4 और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 161 ग्राम पर मोल। तो दो सब्सटेंस जो एफसीसी में है उसका एज लेंथ इतना है तो उसका मोलर मास कितना है 161 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट सेल ऑफ Na is BCC, ठीक है, its density is this much. What is the radius of sodium atom if molar mass is this much? तो अब आपके पास गिवन क्या क्या है? आपके पास गिवन है डेंसिटी दैट इज रो 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास गिवन है मोलर मास दैट इज कैपिटल M 23 ग्राम पर मोल। बट आपको पूछा है R, ठीक है, और उन्होंने कहा है आपका सोडियम बीसीसी में क्रिस्टलाइज होता है। सो फॉर बीसीसी स्मॉल n इज इक्वल टू 2 क्योंकि बीसीसी में दो ही पार्टिकल होते हैं, बट आर पूछा है। बट आपका रेगुलर फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू रो a क्यूब Na बाई m। यहां से आप a फाइंड आउट कर सकते हो और फिर इस a को इस फॉर्मूला में डालिए, r इक्वल्स टू 0.4330 a यहाँ पे डालिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, r से a। तो यहाँ पे आप ये वाले फॉर्मूला से जो है पहले आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, a। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको मोलर मास 23 इक्वल्स टू रो का वैल्यू कितना है 0.97 करेक्ट इंटू a क्यूब करेक्ट इंटू एवोगाड्रोस नंबर 0.23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा a क्यूब और यहाँ पे पूरा सॉल्व कीजिएगा। सपोज वैल्यू आपको मिला z, तो a इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ z, तो आपको a मिल जाएगा। इस a वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको r मिल जाएगा। तो ये ट्राई करके देखिए और मुझे यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए और मुझे a का वैल्यू जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज r इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और मुझे आप a का आंसर दैट इज एज लेंथ का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नेक्स्ट, हाउ आर non-stoichiometric point defects classified? Explain with diagram metal deficiency defect. तो जो non-stoichiometric defect है वो क्लासिफाई होता है इनटू टू कैटेगरी। एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा उन्होंने, आपको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और यहाँ पे उसका डायग्राम है, ये डायग्राम है फॉर NiO। देखिए ये डिफेक्ट है पॉसिबल उन कंपाउंड्स में जहां मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किस में दिखता है, उन कंपाउंड्स में जहां आपके मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स में जहां मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस मिसिंग हो जाते हैं उनके ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ देख सकते हो पॉजिटिव मेटल आयन मिसिंग है अपने ओरिजिनल पोजीशन से और वहां पे वो क्रिएट कर देते हैं वैकेंसी। एक पॉजिटिव मेटल आयन के जो है मिसिंग होने के वजह से वहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बट आपके मेटल का स्ट्रक्चर या आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आपके कैटायंस ऑलरेडी प्रेजेंट है उस सेम मेटल के, वो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं उस मिसिंग कैटायन की भरपाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक मिसिंग कैटायन है आपका, यहाँ पे कैटायन किस में था Ni2+ में प्रेजेंट है, तो एक Ni2+ यहाँ से मिसिंग है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है। इस दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो Ni3+ जनरेट हो जाएगा। दो Ni3+ मतलब एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे, तो इस तरह से दो पॉजिटिव चार्ज इस दो पॉजिटिव मिसिंग चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए जो कैटायन ऑलरेडी सेम मेटल के प्रेजेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने NiO का, जहां Ni2+ जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग है और एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। इस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए और दो पॉजिटिव चार्ज को भरपाई करने के लिए
दो Ni3+ आयन बनते हैं अपने रेगुलर पोजीशन पे ही, जो इस एक Ni2+ आयन के मिसिंग को भरपाई कर रहे हैं। और इसलिए इस कंपाउंड में एक मेटल आयन जो है वो एब्सेंट है, जिससे यहाँ पे NiO का रेशियो हो जाता है Ni 0.9701। मतलब यहाँ पे एक मेटल आयन मिसिंग है, इसलिए इसे कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये डिफेक्ट भी, क्योंकि दूसरे मेटल्स अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट्स? एक्सप्लेन विद डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो जो नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट होता है वो अराइज होता है जब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ वन काइंड दूसरे काइंड के एटम से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, या फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस टू एन आयन बिकम्स डिफरेंट। तो सपोज NaCl का एग्जांपल है, तो दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, पर जब ये 1:1 रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तब हो जाता है नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। और वो इंडिकेट होता है उसके केमिकल फॉर्मूला में, जो इंडिकेट होने वाला रेशियो है उससे यदि रेशियो डिफरेंट हो जाए कैटायन एनायन का तो उसे कहेंगे नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। बेसिकली यहाँ पे स्टिचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड चेंज होता है। तो नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट दो टाइप का है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब उन्होंने पूछा है एफ सेंटर के बारे में। सो बाय एनायन वैकेंसीज या फिर कलर और एफ सेंटर्स। तो एफ सेंटर्स कैसे जनरेट होते हैं? बाय एनायन वैकेंसीज। तो ये जो टाइप ऑफ डिफेक्ट है एक्चुअली कलर देता है कलरलेस क्रिस्टल्स को। तो जो कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं उनको कलर जनरेट करता है ये एफ सेंटर या कलर सेंटर डिफेक्ट। इसका एग्जांपल है NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल नॉर्मली कलरलेस होता है। यदि आप इसको हीट करो एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर में, तो सोडियम NaCl की क्रिस्टल लिए और सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में आप यदि हीट कर रहे हो, तो जो सोडियम वेपर में से सोडियम एटम्स है वो इस क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम एटम्स के जो क्रिस्टल्स के सरफेस पे, जैसे सोडियम एटम क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जो क्रिस्टल के अंदर के Cl- है वो सरफेस की तरफ मूव करने लगेंगे। जो Cl- है वो डिफ्यूज हो जाएंगे क्रिस्टल सरफेस की तरफ, और जब वो अंदर से क्रिस्टल सरफेस की तरफ मूव होने लगेंगे तो अंदर की तरफ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। जो Cl- जो यहाँ पे रेगुलर पोजीशन पे देखिए ब्राउन कलर में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे एक मिसिंग है क्योंकि वो सरफेस की तरफ चला गया है Na एटम्स के साथ फॉर्म करने के लिए NaCl। बट जैसे ही ये Cl Na के पास आएगा सरफेस पे और NaCl बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये एक रिलीज इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा उस पोजीशन पे जहां से Cl- आयन आया था। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? उस वैकेंट पोजीशन पे से जहां से Cl- आयन सरफेस के ऊपर आया था NaCl बनाने के लिए। तो उस वैकेंट पोजीशन अब उसको और फुलफिल कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। और आयन वैकेंट साइड जो है ऑक्यूपाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इसलिए इसे कहते हैं एफ सेंटर। इसे क्या कहेंगे? एफ सेंटर, क्योंकि जो Cl- का वैकेंट स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई किया है? इलेक्ट्रॉन ने। और ये एफ सेंटर NaCl को दे देता है येलो कलर, और क्रिस्टल ऑफ NaCl जो है उसके पास एक्सेस ऑफ सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम वेपर ऊपर उस क्रिस्टल सरफेस पे जो है वो एक लेयर बना चुके हैं। और यहाँ पे NaCl का स्टिचियोमेट्री जो है बिगड़ जाता है, Na1+X हो जाता है और Cl1 हो जाता है। तो ये है एफ सेंटर डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखिए दो अलग क्वेश्चन है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, ये भी एक डिफेक्ट है, एंड वैकेंसी थ्रू एलोवेलेंट कैटायंस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट 4 क्लासेस में क्लासिफाई होता है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है सेल्फ इंस्टैटिनर डिफेक्ट, तीसरा है शॉर्टके डिफेक्ट, चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां कोई फॉरेन एटम जो है वो बैठ जाता है लैटाइस साइट पे आके इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम। तो सपोज एक होस्ट एटम प्रेजेंट है और इस होस्ट एटम का जगह
अचानक से एक फॉरेन एटम आके ले लेता है, मतलब वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस एटम को, इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। और यहाँ पे रेगुलर एटम जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लैटिस साइड से और वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं बाय इंप्योरिटी एटम। उसका पहला एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स दैट इज ऑलॉय। तो उन्होंने यही पूछा है यहाँ पे, एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल मतलब ऑलॉय। जहां ब्रास आपको पता है इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जहां होस्ट मेटल आपके कॉपर होते हैं। तो ये है आपका ब्रास का स्ट्रक्चर, जहां होस्ट एटम क्या है आपका कॉपर, और इस कॉपर को जो है वो रिप्लेस कर देता है इम्प्यूरिटी जिंक, कुछ कुछ जगह पे आके इम्प्यूरिटी जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, और इसलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जहां जिंक एटम रेगुलर साइड्स ऑफ कॉपर एटम्स के रेगुलर साइड्स में आके प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी थ्रू एलुवेलेंट इम्प्यूरिटी, ये सेकेंड एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का। यहाँ जो है वैकेंसीज क्रिएटेड होते हैं बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी ऑफ एलुवेलेंट आयंस। तो यहाँ पे किस तरह के वैकेंसीज क्रिएट होते हैं, ऐसे वैकेंसीज क्रिएट होते हैं क्योंकि वहां पे एडिशन हुआ इम्प्यूरिटी ऑफ एलुवेलेंट आयंस। एलुवेलेंट आयंस क्या होता है, ऐसे आयंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम होस्ट आयन। ठीक है, तो सपोज होस्ट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो जो इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हो उस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होगा, मतलब होस्ट आयन से डिफरेंट। और ये ज्यादातर ये वैकेंसी डिफेक्ट दिखता है आयोनिक सॉलिड में। तो सपोज आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 की इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है NaCl के क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। तो NaCl में Na अब आपका यहाँ पे जो है होस्ट एटम है और Sr आपका इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी ऑफ एलुवेलेंट, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सोडियम से अलग है। और ये एडेड Sr2 आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ पोजीशंस ऑफ Na प्लस होस्ट आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो एक Sr2 आयन को फिट करने के लिए उस क्रिस्टल में 2 Na प्लस आयन को अपनी जगह छोड़नी होगी, क्योंकि Sr2+ है, आपका क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो यदि एक Sr2+ आपके आयन में आके फिट हो रहा है एज इम्प्यूरिटी, एक Sr2 को बैलेंस करने के लिए 2 Na+ को जगह छोड़नी होगी। एक यहाँ से Na+ चला गया और एक यहाँ से चला गया Na+, तो 2 जगह से Na+ जा चुका है। एक जगह से जहाँ Na+ गया है उस एक वैकेंट लैटाइस पे जो है एक Sr2+ आके बैठ जाएगा, एक जहाँ से Na+ गया वहां पे Sr2+ आके बैठ जाएगा, और दूसरा Na+ की जगह वैकेंट ही रह जाएगी और इधर हो जाएगा वैकेंसी थ्रू एलुवेलेंट आयन। तो यहाँ पे एक Na+ की जगह वैकेंट रह गई है, दूसरी Na+ की जगह Sr2+ ने ले लिया है। होल क्रिस्टल को न्यूट्रल रहने के लिए एक Sr2 को अकोमोडेट करने के लिए 2 Na+ गायब हो गए। तो ये हुआ वैकेंसी थ्रू एलुवेलेंट इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट्स मोलर मास एंड द यूनिट सेल एज लेंथ। Explain how will you calculate the number of particles and the number of unit cells in x gram of metal। तो इसके लिए ये पूरा डेरिवेशन है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब फॉर क्रिस्टल के लिए जो मास है वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो गया मास ऑफ द क्रिस्टल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपका रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो रो इज इक्वल टू n बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल n होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ इनटू m डिवाइड बाय Na। Therefore मोलर मास इज इक्वल टू रो इनटू a³ इनटू Na डिवाइड बाय स्मॉल n, जहां रो हुआ आपका डेंसिटी, a³ हुआ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, स्मॉल n हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल और m हुआ मोलर मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो मोलर मास m कंटेन्स Na पार्टिकल, मोलर मास m में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na,
तो x ग्राम ऑफ मेटल में कितने होंगे, x इंटू Na डिवाइड बाई m। अब आप इस m को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इस वैल्यू से जो ऑलरेडी आपने डिराइव किया है। तो अब हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम इज इक्वल टू x इंटू Na डिवाइड बाई m की जगह अब सारा वैल्यू डालिए, रो इंटू ए क्यू इंटू Na डिवाइड बाई स्मॉल n। इसको Na कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम इज इक्वल टू x इंटू n डिवाइड बाई रो इंटू ए क्यू। बट अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। नंबर ऑफ पार्टिकल तो फाइंड आउट कर लिया, अब नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो n पार्टिकल कॉरस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। n पार्टिकल कितने यूनिट सेल को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, 1। तो x इंटू n डिवाइड बाई रो इंटू ए क्यू पार्टिकल कितने यूनिट सेल को कॉरस्पॉन्ड करेंगे, x इंटू n डिवाइड बाई रो इंटू ए क्यू इंटू 1 अपॉन n। तो n पार्टिकल 1 यूनिट सेल को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, तो इतने पार्टिकल कितने यूनिट सेल को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जिसका आंसर ये आएगा। तो therefore number of particle in x gram of metal is equal to x divide by rho into aq, क्योंकि यहाँ पे nn कैंसिल हो जाता है। तो number of particle in x gram of metal is equal to x divide by rho into aq। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बैंक फॉर सॉलिड स्टेट पूरा डिस्कस कर लिया है। देखिए कंपलसरी नहीं है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बैंक से आएंगे, 80% क्वेश्चन आ सकते हैं, बट स्टिल आपको मेरे जो क्विक रिवीजन वाली वीडियोस है आप वो देख के जल्दी जल्दी से रिवाइज करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो इस क्वेश्चन बैंक में नहीं कवर हुआ है आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वाले वीडियो का। That's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to ask that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. Any suggestion, please give me suggestion in comment box. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.